Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari. At first, happy Navratri to all of you. Today we are going to study classification of organization structures. What is organization? An organization is a group of individuals who work together to achieve common goals and objectives, often with a structured approach and defined role. It means organization structure is the formal system of role rules and responsibilities जो गोल को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं एंड उनके बीच कोऑर्डिनेशन को स्टेब्लिश करते हैं। ये भी एग्जामिनेशन में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए देखते हैं टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इसके इंपॉर्टेंस, रोल्स एंड क्लासिफिकेशंस को। लेट्स बिगिन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद से ही एग्जिस्टेंस में किसी न किसी फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन हमारी सोसाइटी में है। ये एक सोशल यूनिट होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल क्लब, स्कूल, कॉर्पोरेशन, बिजनेस यूनिट एंड सो ऑन। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल है जो कि एक सोशल यूनिट के रूप में वर्क करते हैं। तो इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी में ही इसका इमर्जेंस होता है, सोसाइटी में ही ये एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई सोसाइटी में किसी प्रकार के अगर चेंजेस आते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी दोनों को अफेक्ट करता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स है एंड कंपोनेंट है, उसको हम ब्रीफली पहले देखेंगे, देन क्लासिफिकेशन को देखेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट में पहला आता है क्लासिकल व्यू, जिसके 3 पार्ट है। फर्स्ट आता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें हायरार्की चलती थी, मतलब कि टॉप मोस्ट जो ऑफिसर है या अथॉरिटी है, लाइक सीईओ, उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर, देन मैनेजर, देन डायरेक्टर्स, फिर उसके नीचे जो है अदर एग्जीक्यूटिव आएंगे। तो इस तरह से अथॉरिटी, उनके पावर जो थी वो डिवाइड थी अकॉर्डिंग टू हायरार्की, अकॉर्डिंग टू पोस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। सो दैट्स वाई इसमें प्रॉब्लम क्या आता था, और रिक्रूटमेंट भी अगर होता था तो रिक्रूट उसे ही किया जाता था जिसको जो उनके स्पेशल क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते थे। तो इसमें डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम आती थी और डिले हुआ करता था, क्योंकि अपर मोस्ट जो अथॉरिटी होता था उसी को डिसीजन का पावर था। लोकल्स या लोअर लेवल के अथॉरिटी या जो एग्जीक्यूटिव है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। नेक्स्ट उसके बाद उसको थोड़ा सा डिफाइन किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के थ्रू। इसमें डिवाइड कर दिया गया है वर्क को, गोल्स को अचीव करने के लिए, एंड कॉपरेशन स्टेब्लिश किया गया वर्कर एंड जो भी मैनेजमेंट है उनके बीच, एंड साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल के जो भी इंटरेस्ट थे उसको प्रायोरिटी दी गई एंड उनको रिवॉर्ड दिया जाने लगा, स्टार्ट कर दिया गया रिवॉर्ड देना। तो थोड़ी सी इसमें चेंजेस आई एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के भीतर। फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंटिफिकली चूज किए जाने लगे वर्कर्स को, मतलब कि उन्हें जो अगर कैपेबल है, उनके पास इंटेलिजेंट है तो उनको रखा जाता था, बाद में उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता था, एजुकेट किया जाता था, इस तरह से वर्कफोर्स रेडी किया जाता था। और साथ ही साथ इंडिविजुअल जो थे वो अपना ओपिनियन देना स्टार्ट कर दिया और कॉपरेशन दोनों के बीच इक्वल अच्छा हो गया एंड वो एक दूसरे को बराबर इक्वल डिवीजन किया गया वर्क का, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों का। नेक्स्ट आता है न्यू क्लासिक व्यू, जो कि इसमें ह्यूमन एलिमेंट को प्रायोरिटी दी गई, मतलब कि ह्यूमन एलिमेंट अब जो भी वर्कर थे वो अपना ओपिनियन दे सकते थे, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते थे, उनकी सैलरी उन्हें रिवार्ड किया जाता था अगर वो अच्छा वर्क करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से न्यू क्लासिक व्यू हमारे सामने आया। तो इसमें ये जो हायरार्की प्रोसेस थी इससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई, क्योंकि हायरार्की प्रोसेस रिजिड था, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। जो लोअर लेवल के जो लोग थे उनको किसी तरह का उनका इंटरफेरेंस नहीं होता था डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट आता है सिस्टम व्यू। सिस्टम व्यू में इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि सारे सेगमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट है, जिससे कॉपरेशन में वृद्धि हुई, कॉपरेशन बढ़ा, और साथ ही साथ हम नए टेक्नोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी को यूज करने लगे एंड कोऑर्डिनेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क स्टार्ट हुआ। वो भी अपना ओपिनियन दे सकते थे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो, जैसा कि मैंने बताया कि इसे क्रिएट किया गया स्ट्रक्चर को, जो भी एक्टिविटीज है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, एंड जो मेंबर्स है
उनके वर्क को मॉनिटर करने के लिए मॉनिटर एंड कंट्रोल करने के लिए स्ट्रक्चर्स को बनाए गए। तो 3 स्ट्रक्चर्स है। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी, जिसके 3 डिफरेंशिएशन है। हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन मतलब कि हॉरिजॉन्टली किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो डिग्री को सेपरेट किया गया, मतलब कि जैसे कि कोई एग्जांपल के लिए देखिए सब मार्केटिंग टीम है। मार्केटिंग टीम में अब एक मार्केटिंग मैनेजर होगा, एक एडवर्टीजमेंट मैनेजर होगा, एक एसईयू होगा, ठीक है ना, एक पीआर होगा, फिर आपका सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का हेड अलग होगा। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन मतलब जितना लंबा हॉरिजॉन्टल डिफाइन आप उसको सेपरेट करेंगे वो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बढ़ती जाती थी। तो दैट्स वाई हर एक ग्रुप के लिए अगर वो एसईयू है, मतलब कि आपके सोशल इंजन को ऑपरेट कर रहा है, या एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का हेड है या पीआर है, तो उसको पीआर है तो उसको स्पेशल क्वालिटीज उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए थी, तो होनी चाहिए। तो ये इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। एंड ये पॉसिबल नहीं होता कि हेड हर एक डिपार्टमेंट एक साथ कोऑपरेट कर सके, बात कर सके, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है। उसी तरह टेक कंपनी के देखें तो इसमें सॉफ्टवेयर के वो चलाने वाले अलग होंगे, हार्डवेयर इंजीनियर्स अलग होंगे, अदर वर्कर अलग होंगे, ठीक है, फिर अलग अलग एग्जीक्यूटिव अलग होंगे जो कि अकाउंटिंग को देखेंगे, सेल्स को देखेंगे। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट आता है वर्टिकल डिफरेंशिएशन, मतलब कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हायरार्की चलती है, मतलब कि सीईओ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, देन मैनेजर्स, देन अदर एग्जीक्यूटिव, क्लर्क, इस तरह से हायरार्की चलती है। ऊपर से नीचे डाउनवर्ड फॉर्म में जो ऑर्डर्स है वो आते हैं। तो इसलिए ये बहुत, इसमें भी कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम जो सबसे लोअर लेवल के जो भी वर्कर है वो टॉप लेवल से बात नहीं कर सकते, अपनी बात को पहुंचा नहीं पाते। उनको मीडिएटर जो मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हीं तक उनकी बातें जाती हैं, फिर वो हायर लेवल को पहुंचाते हैं। तो इस तरह वर्टिकल डिफरेंशिएशन होता है। एग्जाम्पल के लिए रेस्टोरेंट को ले ले तो उसमें एक ऑनर होगा, फिर मैनेजर होगा, फिर उसके मैनेजर के अंदर के बाद हॉस्पिटैलिटी का डिपार्टमेंट अलग होगा, शेफ का अलग होगा। तो इस तरह से ये वर्टिकल डिफरेंशिएशन होता है। स्पेशल डिफरेंशिएशन क्या है, तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो ज्योग्राफिकली डिस्पोर्ड किया जाता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क है उसको। सो दैट्स वाई इसमें भी ये प्रॉब्लम आती है कि जो हेड है वो लोअर लेवल, तो हर एक रीजन में ऑल ओवर द वर्ल्ड में, हर एक रीजन में, हर एक सिटी में उनका एक वेंचर होगा, उनका एक आउटलेट होगा। तो इस तरह, और वो हर एक रीजन के डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपना इंडिविजुअल उसे वो हैंडल करेंगे, उनकी अपनी मैनेजमेंट पॉलिसी होगी और अपने तरीके से वो वर्क को हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए तो जैसे कि अमेजॉन है, वॉलमार्ट है, मैकडोनल्ड है, तो इनकी देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में, एशिया, यूरोप, चाइना, हर जगह इनका एक अपना यूनिट है, अपना एक हेड ऑफिस है, फिर रीजनल ऑफिस है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से ज्योग्राफिकली ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑल ओवर। तो इसलिए इनके बीच कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन ये सब नहीं हो पाता, क्योंकि डिफरेंट हर एक रीजन में जो हेड है उसको जाके कोऑपरेट, कंडक्ट करना एंड कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं होता। फिर है फॉर्मलाइजेशन क्या है, तो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स, रूल एंड रेगुलेशन डिफाइन होते हैं। ठीक है, आपको ये काम करना है, आपको ऐसे कपड़े पहन के आना है, इतने बजे से इतने बजे तक आना है, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना चाहिए, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग उसका डिफाइन होता है, फॉर्मलाइज होता है। तो हाईली फॉर्मलाइज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे जो इंडिविजुअल है उनको अपना ओपिनियन देने का कोई उनको अधिकार नहीं होता। ये वो अगर वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, अगर वो डिसीजन चाहे जहां पे जरूरत है डिसीजन लेने की, वो भी वो ले नहीं सकते अगर बहुत ज्यादा हाईली फॉर्मलाइज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो। इसलिए यहाँ पे हर एक चीज डिफाइन होता है, प्री डिफाइन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए मैन्युफैक्चरिंग को देखिए, तो जो वर्कर्स है वो अगर प्रोडक्शन करते हैं तो सेम टूल, सेम प्रोसेस से वो प्रोडक्शन करते आ रहे हैं, उन्हें अपने दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो दूसरे मेथड को नहीं यूज कर सकते, जो टूल, जो मेथड उन्हें बताया गया है उसी मेथड से उन्हें प्रोडक्शन करना है। उसी तरह हेल्थ केयर को तो हर एक हॉस्पिटल के अपने रूल, हायरार्की भी होती है, रूल रेगुलेशन भी होते हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, उसके बियॉन्ड वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते या कोई एक्शन नहीं ले सकते। उसी तरह एयरलाइन देखिए, फाइनेंस देखिए, इनके अपने रूल एंड रेगुलेशन प्री डिफाइंड होते हैं, जिसे कि आप चेंज नहीं कर सकते या लोअर लेवल के लोग डिसीजन नहीं ले सकते। उसी तरह सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जहां पे टॉप मैनेजमेंट जो है वो की डिसीजन को लेता है, जिसमें कि जो लोअर लेवल के लोग हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट या तो होता ही नहीं है या बहुत लिटिल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसे सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे लोअर लेवल के पर्सनल होते हैं वो इनपुट अपना दे सकते हैं, उनका ओपिनियन लिया जाता है, उसे डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो टॉप मैनेजमेंट ही सभी डिसीजन लेता है, लोअर मैनेजमेंट सिर्फ उसे कैरी आउट यानी कि इंप्लीमेंट करता है नीचे के लेवल पे। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन की बेनिफिट क्या है, तो एक्शन, क्विकली आप एक्शन ले सकते हैं और प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ओपिनियन और इनपुट देते हैं, तो उसमें जो डिसीजन लेने में, सही स्टेप लेने में हमें इजी हो जाता है। और साथ ही साथ जो लोअर लेवल के जो भी एम्प्लॉय है वो अपने आप को ऐसा फील नहीं करते कि मैं कंपनी से कटा, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो हायर अथॉरिटी जो भी कह देंगे वो मुझे करना पड़ेगा, तो ये फीलिंग हट जाती है, तो कॉपरेशन बढ़ जाता है। बट यस, इसमें भी बहुत ज्यादा ओपिनियन कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। दैट्स वाई जो उसके इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, जो उनके हेड या लीडर होते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन। ये ऑल ओवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन है इन्हीं दो पॉइंट पे होता है, मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिए, वही हायरार्की वाली बात है, हाई कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन के थ्रू होता है एंड फॉर्मलाइजेशन होता है, मतलब कि डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे डिवीजन होते हैं एंड रूल एंड रेगुलेशन फिक्स्ड होते हैं। साथ ही इसमें मोस्टली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब कि ऊपर का जो अथॉरिटी है, जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी डिसीजन लेगा, नीचे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डिसीजन को वो फॉरवर्ड करेगा। तो इसमें इंडिविजुअल का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लोअर लेवल मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वही दूसरे ओर देखें तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड फॉर्मलाइजेशन लेस होता है, बहुत लो होता है, एंड और साथ ही कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है। क्यों? क्योंकि हम जो ये लोअर लेवल से अपर लेवल एंड अपर लेवल से लोअर लेवल दोनों की ओर कम्युनिकेशन की सुविधा होती है, अपनी अपनी ओपिनियन वो दे सकते हैं। दैट्स वाई जो है कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन हमें नेटवर्क के थ्रू मिलता है, एंड इसमें जो डिसीजन मेकिंग में लोअर लेवल के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो कह सकते हैं कि मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर जो होता है वो रिजिड होता है, एंड जो हायर लेवल के अथॉरिटी है हायरार्की के अकॉर्डिंग उसी पे वो रिलाय करता है, वही कोऑर्डिनेशन को भी करते हैं। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ये एडेप्टिव भी होता है, और कोऑर्डिनेशन अचीव किया जाता है सभी के ऑल लेवल के वर्कर्स एंड एम्प्लॉय को एक साथ कोऑपरेट करके उनसे कम्युनिकेट एंड एडजस्टमेंट करके। सो दैट्स वाई ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, अभी मोस्ट ऑफ द कंपनी इसे यूज कर रही है। द टूरिज्म इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जो क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट है प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड स्ट्रक्चर, जिसमें कि डिफरेंट काइंड के सर्विस एंड प्रोडक्ट्स आते हैं। अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि एक्टिविटीज आर स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू देयर सर्विस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज जो है वो बनाई जाती है। एग्जांपल के लिए कहा जाए तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को लें एग्जांपल में, जिसमें कि डिवीजन होता है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में। अगर होटल है वो होटल भी हो सकता है, रेस्टोरेंट भी हो सकता है, अनदर एयरलाइन कैटरिंग भी हो सकता है, लेकिन सारे रिपोर्ट किसको करेंगे? हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट होता है, इसी को सारा रिपोर्ट करना होता है। होटल के 2 पार्ट, 3 स्टार 5 स्टार, रेस्टोरेंट भी हो गया और एयरलाइन कैटरिंग भी हो गया। तो ये सारे इंडिविजुअल वर्क करते हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने स्टाइल में, अपने मैनेजमेंट के थ्रू। बट ये एक्चुअली ये डिफरेंट नहीं है, ये सारे एक ही हैं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के पार्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट या हॉस्पिटल इंडस्ट्री को रिपोर्ट करता है। तो दैट्स व्हाई ये डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है। स्पेशल बेस्ड स्ट्रक्चर जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल
लाइन के अकॉर्डिंग बेस्ड होता है, इसमें कि अपने रीजनल बेसिस पे डिवीजन किया जाता है डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, और उस रीजन के डिमांड एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने वर्क को डिफाइन करते हैं और उसको कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रक्चर। कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एक्वायरिंग अदर बिजनेस को वो एक्वायर कर लेते हैं, मतलब कि वो बेस उनका कुछ और है, वो एक्वायर कर, उसके साथ साथ अगर कोई अगर कोई अम्यूजमेंट पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क चलाने, एग्जाम्पल देखिए डिज्नी वर्ल्ड, ये अम्यूजमेंट पार्क इसका मेन है डिज्नी वर्ल्ड, हम सभी जानते हैं। बट डिज्नी ने अपना थीम पार्क भी स्टार्ट कर दिया, होटल भी स्टार्ट कर दिया, मीडिया भी स्टार्ट कर दिया। उसी तरह वर्जिन ग्रुप है, ये एयरलाइन को चलाता है, तो एयरलाइन भी कोई ग्रुप है, एयरलाइन भी चला रहा है, ट्रेवल एजेंसीज भी चला रहा है, होटल्स भी चला रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से ये कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो पेरेंट कंपनी है वो अदर बिजनेस को भी एक्वायर कर लेती है, जिसे कि सब्सिडरी कहा जाता है। सब्सिडरी जो होता है वो ऑटोनॉमी के साथ अब डिटरमिन होती है, अपना अपना वर्क अपनी जगह पे वो करती है, बट ये कंट्रोल एंड ऑथराइज होते, अथॉरिटी एंड कंट्रोल किसके पास होता है? जो पेरेंट कंपनी होती है उसके भीतर होता है। जैसे कि टाटा को देखिए, टाटा नमक भी बना रहा है, टाटा गाड़ी भी बना रहा है ना, ट्रक्स एंड ऑल सारा कुछ व्हीकल्स भी बना रहा है। तो इसी तरह से उसका मेन है आयरन, लोहा, इसके अलावा टाटा अदर बिजनेसेस भी कर रहा है, तो ये कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रक्चर कहलाता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है? तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को आप देखिए, तो इसमें एक एरे होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह के कॉलम होते हैं, जिसको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर इसको क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो जो भी एम्प्लॉय है वो डुअल ऑथोरिटी के अंडर उसको वर्क करना होता है, मतलब कि वो अकाउंटेबल होता है टू हेड के लिए वन टाइम में। पहला जिसके अंडर में वो वर्क कर रहा है, जो उसका मेन हेड है, और दूसरा वो जो प्रोजेक्ट हेड है, जो कि इसको लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो प्रोजेक्ट हेड बनाया गया, तो उसको भी उसे रिपोर्ट करना होगा, और जो उसका मेन हेड है उसे तो करना ही होता। तो जनरली अगर देखा जाए तो मैट्रिक स्ट्रक्चर जो है वो मल्टीपल कमांड सिस्टम इसको कहते हैं, जिसमें कि मल्टीपल कमांड सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि फंक्शनल प्रोडक्ट एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही मिले हुए होते हैं। तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि कोई एक वन ऐसा स्ट्रक्चर है जो एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट है। तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना होगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन एंड एवोल्यूशन, ऑपरेशन एंड कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर को लीजिए, तभी उसका सही रिजल्ट आपको मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू लेसन। टिल देन टेक केयर, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।